गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज कुछ तो टेक्निकल ग्लिच था, हमारी टीम ने काफ़ी कोशिशें करके जो है ये क्लास ओपन हो पाई है। नहीं तो आपको पता ही है, क्लास जो है हम विदिन 5 मिनट्स शुरू करने की कोशिश में रहते हैं कि विदिन 5 मिनट्स एटलीस्ट आपकी क्लास शुरू हो जाए। अगर 2-4 मिनट में ऊपर आऊँ वो चले, लेकिन क्लास एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए। गुड़िया पूछ लीजिए भाई, क्या पूछना था सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया जी, है ना। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी और फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक, हम प्याजे की स्टेजेस करने वाले थे। लास्ट क्लास आपने देख ली होगी, अगर लाइव नहीं अटेंड की होगी तो भी आप देख चुके होंगे। ठीक है ना। चलिए आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। 4 स्टेजेस हैं प्याजे की। कितनी? 4 स्टेजेस हैं। और इन 4 स्टेजेस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको याद कराने का सिंपल तरीका मेरा रहता है कि SPCF। क्या? SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में SPCF कहते हैं। बट मतलब ये हमने बनाया, कहते तो कहाँ ही है, अब तो बहुत लोग कहते हैं। बट ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स इंटरनेट पे पहली बार हम लोगों ने ही डिस्कस की हैं लेट्स लर्न पे। हम लोगों ने एज इन लेट्स लर्न के माध्यम से मैंने और सुनी है आपने, है ना। मैं बोलना मुझे अगेन बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है, आपको पता ही है। SPCF बोले तो इसको कई लोग शॉर्ट में एक कहानी की तरह याद रख सकते हैं। ये एक फ्रेज है जो ऑलरेडी अवेलेबल है। सम पीपल, ये मैंने नहीं बनाया, सम पीपल कांट फोकस। कांट फोकस, आजकल ADHD का ज़माना है ना। ज़्यादा देर ध्यान किसी का टिकता नहीं है, ज़्यादा देर ध्यान किसी का टिकता नहीं है। ठीक है, सम पीपल कांट फोकस। तो यानी S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज, P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बात सही है नहीं है? चलिए, तो ये स्टेजेस पे हम बाद में आएंगे। उससे पहले एक और डिबेट है जो प्याजे के बारे में कही जाती है। वो क्या है कि ये डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूस ना मान करके डिसकॉन्टिन्यूस मानते हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। बात सही है नहीं है? ये कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की डिबेट है जो डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं। और ये सब तो आपको पता ही है कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, इनको जो आप कहना चाहें, प्याजे ने बहुत सारे काम किए हैं जो अहम भूमिका जिन्होंने निभाई है आज की पेडागोजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो स्विस साइकोलॉजिस्ट, ये क्या है? मेंटल डेवलपमेंट भी इसको कह सकते हैं, यानी प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। पेपर में पूछा जाता है किसने 4 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं, यानी बौद्धिक विकास की स्टेजेस दी हैं। ठीक, तो बौद्धिक विकास यानी बुद्धि का विकास, दिमाग का विकास, मेंटल डेवलपमेंट कह लो, इंटेलेक्चुअल कह लो, और जो एक्चुअल नाम है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब है जैसे आप अपनी नॉलेज की समझ बनाते हैं, दिमाग का विकसित होना कैसे अलग अलग स्टेजेस में होता है बच्चे के दिमाग का विकास, वो बात है। उसकी दिमाग का एज इन उसकी सोचने समझने, डिसीजन लेने, इमेजिनेशन, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, तार्किकता कैसे बढ़ती है अलग अलग स्टेज में, ये सब बातें जो भी काम दिमाग से होते हैं वो उनका विकास कैसे होता है, ये इस थ्योरी में बताया जाएगा। तो थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, है ना, ये सारी चीज़ें जो है कैसे बनती हैं उस पर हम एक एक करके आएंगे। ठीक है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी होती है बेसिकली कि हेरिडिटी आपकी ज्ञान के निर्माण में हेल्प करती है आपको। एपिस्टेमोलॉजी होती है हाउ डज थिंग्स वर्क, है ना। तो जो आपकी हेरिडिटी, आपका जेनेटिक मेकअप है, जो जीन्स हैं आपके, अगर आपके जो बेसिकली मान लीजिए जिसको हम दूसरी भाषा में हम IQ कह देते हैं कि भाई जो आपका इंटेलिजेंस है वो आपकी हेरिडिटी से भी प्रभावित हुआ है ना। मैम आप 14 साल अपनी नानी के घर क्यों रहते थे? ये एक बड़ा सवाल है राना। इस पे जो है एक बड़ी चर्चा कभी जीवन में होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेट पे हम बात नहीं करते हैं जिनके बारे में, है ना। तो अभी तो इसकी कई सारी थियरीज़ हैं और इसकी एक ऑब्जेक्टिव थियरी भी है, उस पर चर्चा कभी और करेंगे, है ना। देखो, ऐसे दुखती रग पे हाथ रखते हो, देखो मतलब मेरे लिए तो अच्छा एक्सपीरियंस। अगर हम बात करें नोट की, मतलब नोट एज इन याद रखने के लिए, एज पर प्याजे डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूस, यानी विकास एक असतत प्रक्रिया है। प्याजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। असतत बोले तो अनिरंतर या फिर डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी ये सतत नहीं है, ये कोई कंटिन्यूटी में नहीं चलेगी कि बिना स्टेज के, ये स्टेजेस में चलती है टूट करके। इसका मतलब ये नहीं है कि बस एक उम्र के बाद अब विकास नहीं होगा, नहीं। इसका मतलब है ये स्टेजेस से होकर के गुजरती है विकास की प्रक्रिया के। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष में इतना, फिर 2 से 7 वर्ष में इतना, है ना, 7 से 11 में इतना, फिर 11 से 15 में इतना। ये 4 स्टेजेस में इन्होंने बांटा हुआ है। चाहे वो कोहलबर्ग हो, कोई और व्यक्ति हो, जो भी बात स्टेज में तोड़ करके, एज में डिवाइड करके स्टेजेस की करता है, वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि विकास, डेवलपमेंट क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है। ये आपसे पूछा जाता है, एक और इमेज आपको दे दी जाएगी साथ में और कहा जाएगा कौन सी प्याजे के विकास को दर्शाती है। तो ये कंटिन्यूटी है, इसमें स्टेज नहीं है। ये वाइगॉत्स्की इसकी बात करते हैं, वो एज महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन प्याजे की स्टेज में एज का बहुत, या प्याजे की थ्योरी में एज का बेहद महत्व है। ठीक है, मंजुनाथ आप भेज दीजिए, मेल कर दीजिए अपने डाउट्स। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में अगर हो तो आप बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, जीन प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंप्लीकेट्स दैट, मतलब प्याजे की जो ये थ्योरी है वो किस चीज़ पे फोकस करती है? अभी जब तक ये पूरा हम कर नहीं लेते हैं जो आपकी थ्योरी है, तब तक हम शांत रहेंगे। ये क्वेश्चन अभी आप मत अटेम्प्ट कीजिए, अभी पहले 4 स्टेजेस कर लेते हैं, तब जाकर के ये कंप्लीट होगी थ्योरी और तब आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। तो अभी आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, और ये बात हम कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, यानी सोचने की एक विचारधारा है, ये बच्चों को एक्टिव रखने की बात करता है। और प्याजे इसमें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म में कई तरह के, कंस्ट्रक्टिविज्म में कई तरह की विचारधारा रखने वाले लोग हैं, जिसमें से प्याजे रेडिकल यानी उग्र रचनात्मकतावादी या सृजनात्मकतावादी हैं, यानी बच्चे की हार्डकोर एक्टिविटी पे वो फोकस करेंगे कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद से करेगा अपने एनवायरमेंट के साथ अंतःक्रिया करके, यानी वो क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है, ठीक है ना। रचनात्मकता यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात यहाँ हो रही है। बात सही है नहीं है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को लेकर के अगर हो तो आप बता सकते हैं। रोल ऑफ अ टीचर यानी फैसिलिटेटर का है जो रोल है, यानी सुविधादाता है टीचर, माहौल प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अभी आप चाहें तो एक
सवाल आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं सवाल को भी अवॉइड ही करना चाहूँगी। हम आते हैं स्टेजेस पे, सवाल हम तब करेंगे जब पहले कर लें इस थियरी को, बीच बीच में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं आपको बताते हुए चलूँगी। बात सही है? ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेज पे ही आते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। 4 स्टेजेस हैं, ये आपको याद होगा पिछली बार हमने डिस्कस किया था। एसिमुलेशन मतलब कुछ ऐड करना एग्जिस्टिंग स्कीमा में, एग्जिस्टिंग आपकी प्रीवियस नॉलेज में कुछ नया ऐड करना, है ना। दाल चावल आपको पता था, मिला के खाना सीखा, एसिमुलेशन, ऐड कर लिया कुछ। तो जब कुछ ऐड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में तो एसिमुलेशन है ना। जैसे आपको पता है कि पेन, ये भी कंपनी है पेन की, ये भी कंपनी है, एक रेड, एक कैट होती है वाइट, एक कैट होती है ब्लैक, आपने ऐड कर लिया ब्लैक कैट को भी। आज से पहले मान लो आपने ब्लैक कैट नहीं देखी थी, फिर आपने ऐड कर लिया नहीं ब्लैक कैट भी होती है, यानी काली बिल्ली भी होती है। फिर आपके दिमाग में आई कि ब्राउन बिल्ली भी होती है, तो बिल्ली के स्कीमा में आपने ब्राउन बिल्ली भी ऐड कर ली, या ऑरेंज कैट, बेसिकली ब्राउन तो क्या कहें। फिर आपको ऑरेंज कैट दिखी, आपने कहा हाँ जो दिमाग में और जो दुनिया में दिख रहा है वो बराबर है, ठीक है, बैलेंस में है। इक्विलिब्रेशन मतलब बैलेंस में है, ठीक है ना। किसका बैलेंस बना हुआ है? जो दिमाग में है, यानी कैट का स्कीमा दिमाग में है, जो आपने ऐड किया था कि आपकी ऑरेंज कैट होती है एक, ये आपके दिमाग में है। आपके कैट के स्कीमा में 3-4 चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक। आपने अब मान लीजिए देखी पिंक कलर की कैट और आपने उसको फिर से कैट के स्कीमा में ऐड कर लिया, ये एसिमुलेशन है। व्हाइट कलर की देखी और व्हाइट कलर की ऐड कर लिया, यानी कैट का स्कीमा था उसमें कुछ नया जोड़ लिया जो एग्जिस्टिंग था, ठीक है ना। अब जब आप वही चीज देखते हैं, आपने ऑरेंज कैट देखी, बच्चे ने बेसिकली देखी कि क्या है, ये एक संतरी बिल्ला है। आप वो देखते होंगे ना इंस्टाग्राम पे बड़े मीम आते हैं, वो बिल्ला जो है किसी को काटता पीटता रहता है, ठीक है ना। तो अब वो आपने देखा उसको, और आपने क्या किया, आपने एक काम किया, उसको आपने पहचान लिया ये ऑरेंज कैट है। बच्चे ने बेसिकली मान लीजिए 5 साल का 7 साल का बच्चा है जो भी है, अब बैलेंस में है दिमाग, यानी संतुलन में है, इक्विलिब्रेशन में है, कि जो देखा और जो वो सोच रहा है वो दोनों बैलेंस में है। एक नई सिचुएशन आई। नई सिचुएशन क्या है? नई सिचुएशन बेसिकली हो सकता है बिल्ली जैसा कोई कुत्ता दिख जाए और डॉग, और उसको लग रहा है ये क्या है, ये एक कैट ही है, ऑरेंज कलर की, वैसे सही रंग का दिखता है, एक पूंछ है उसकी भी, एक मुंह है और एक 4 टांगे हैं और छोटा सा है, उसको लग सकता है ये कैट है। अब नई सिचुएशन में उसने कहा ये तो कैट है। अब किसी ने कहा ये कैट नहीं है, ये तो डॉग है। अब उसके दिमाग में डॉग का स्कीमा नहीं है, या उसको लगा ऐसा कैसे हो गया, मेरी इन्फॉर्मेशन में तो ये डॉग ही है। जैसे प्लेन का स्कीमा था, किसी पक्षी को उड़ते हुए देखा, पक्षी का स्कीमा था, बर्ड सीखा हुआ था बच्चे ने, लेकिन गलती से उसने क्या किया, एरोप्लेन को या हेलीकॉप्टर को बर्ड कह दिया। अब उसको वो करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट करने के लिए एकोमोडेशन लगता है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, पुराने स्कीमा में मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, या नया स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या है? डिसइक्विलिब्रियम है डिसबैलेंस की स्थिति। क्या है? डिसबैलेंस की स्थिति, यानी जो दिमाग में डेटा है और जो बाहर दुनिया में देख रहे हैं दोनों मैच नहीं हो रहे। मतलब क्या हुआ भाई, जो उसने कहा था कि ये तो कैट है डॉग को, ठीक। अगर हम बात करें तो कैट कहा था डॉग को, डॉग देख के उसने कहा ये तो कैट है, किसी ने कहा नहीं बेटा ये कैट नहीं है ये डॉग है। अब उसको या तो डॉग का उसके पास स्कीमा होगा तो वो बना लेगा अच्छा अच्छा हाँ डॉग होता है, ये भी एक तरह का डॉग हो सकता है, उसमें एडजस्ट कर लेगा, या फिर उसको करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने डॉग बोल दिया कुत्ते को, कुत्ते को कुत्ता बोल दिया बिल्ली को, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। कुत्ते को कुत्ता बोल दिया बिल्ली को, तो उसको वो करेक्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। तो ये जब एडजस्टमेंट, मैनिपुलेशन और इस तरह के शब्द जहां यूज होते हैं आसान भाषा में, वैसे ही कई बार कॉम्प्लिकेट करता है, तो आपको पूरे सेंटेंस में देखना होगा कि क्या पूछा है हमसे, ठीक है ना। तो एडजस्ट करना हो, मैनिपुलेट करना हो, मैनिपुलेट करना हो, ठीक है ना, अडेप्ट करना हो, अडेप्टेशन तो बेसिकली इन दोनों में ही आ जाता है, ठीक है ना। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के माध्यम से, इन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चा क्या है, अडेप्ट करता है। अडेप्टेशन के अंदर ही आती हैं ये दोनों प्रक्रियाएं, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन की। फिर से एक बार समझ लीजिए, मुझे पता है इसको समझने में आप लोगों को दिक्कत होती है, इसीलिए मैं बार बार इसको क्लियर कर रही हूँ कि तभी हम आगे बढ़ें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी कि कई लोग जो हैं इसको लेकर के परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। आत्मसात करना और समायोजन, जिसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समायोजन, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं यहाँ, तो एसिमुलेशन है जब आप कुछ नया ऐड करते हैं, और एकोमोडेशन है जब आप एडजस्ट कर रहे हैं पुराने में या नया स्कीमा बना रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में बर्ड का स्कीमा था, यानी पक्षी आपने ऐड किया हुआ था, कोई नई तरह का पक्षी देखा, इसी पक्षी के यानी बर्ड के ही स्कीमा में, स्कीमा मतलब आपका एक सॉफ्टवेयर है दिमाग में, एग्जिस्टिंग नॉलेज जो भी आप जानते हैं वो स्कीमा है, जिसमें इंफॉर्मेशन फीडेड है सही तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ठीक है ना। अब स्कीमा में आपके बर्ड था, आपने नई तरह का बर्ड देखा, क्या है, इक्विलिब्रियम है कि ठीक है, बर्ड पता था, बर्ड देख लिया, कबूतर देखा मान लो बर्ड के रूप में, स्कीमा में जो था और जो बाहर है दुनिया में जो दिखा, दोनों बैलेंस में है, बात सही है। लेकिन अगर बर्ड की जगह आपने क्या देख लिया, यहां तक बात बैलेंस में है कि जो एसिमुलेटेड इंफॉर्मेशन है जो दिमाग में बैठा हुआ है, अगर वही दिखता है बाहर, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, बैलेंस में है चीजें, ठीक है। लेकिन अगर जो आपके दिमाग में है और वो बाहर नहीं दिख रहा, बैलेंस में नहीं है चीजें, तो क्या होगा, नई सिचुएशन आई। अब बर्ड का स्कीमा था, लेकिन एरोप्लेन को देख के या हेलीकॉप्टर को देख करके उसने क्या किया, उसने क्या किया, एरोप्लेन को देख करके उसने कह दिया ये भी एक बर्ड है। अब किसी ने कहा नहीं ये बर्ड नहीं है तो एरोप्लेन होता है। अब जो दिमाग में फीडेड था और जो बाहर देखा वो बैलेंस में नहीं है, वो मैच नहीं हो पा रहे हैं, होता है ना, फिंगरप्रिंट डजंट मैच। फिंगरप्रिंट किसी और का लगा हुआ था फोन में या ऑफिस में, लगा दिया किसी और ने, तो वो मैच नहीं हुआ। भाई दिमाग में तो फीडेड इन्फॉर्मेशन क्या थी कि ये एरोप्लेन है,
मतलब ये बर्ड है, बर्ड का उड़ता है और वैसे पंख होते हैं, ऐसा कोई दिखने वाला एरोप्लेन था। बच्चे कहना देखो बर्ड है, बर्ड है। किसी ने कहा बेटा ये बर्ड नहीं है, ये तो एरोप्लेन होता है। अब उसको पुराना स्कीमा चेंज करना पड़ेगा कि भाई ये एरोप्लेन जो है बर्ड से ऐसे अलग है, कुत्ता बिल्ली से अलग है। जब वो भौंकता है तो पता लगता है कि यार ये बिल्ली नहीं है, तो कुछ और है, ये अंतर है। तो अब नया डॉग का स्कीमा बनाया जाएगा या पुराने में एडजस्ट किया जाएगा, तो एडजस्टमेंट होगी, समझ में आएगा भाई ये एरोप्लेन नहीं है, ये जो है बर्ड नहीं है, एरोप्लेन है। तो ये एरोप्लेन को एडजस्ट करना पड़ेगा और इस एडजस्ट करने को ही यहाँ एकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं। बात सही है या नहीं? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर आपको हो तो आप बता सकते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ेंगे और पहली स्टेज को अपनी कवर करेंगे। देखो जब आप एज इट इज इन्फॉर्मेशन ऐड कर ले रहे हो तो वो एसिमुलेशन है, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है प्रीवियस स्कीमा को, मैनिपुलेशन लग रहा है ना, कुछ एडजस्टमेंट लग रहा है, तो आप एकोमोडेशन कहना, उसको समायोजन कहते हैं। आत्मसात करने में आपने ऐड कर लिया प्रीवियस स्कीमा में, नया स्कीमा बनाया या फिर पुराने में चेंजेस लाए, आप एडजस्ट किया आपने, है ना। चेंज तो खैर दोनों ही केस में होता है, तो वो कहलाता है क्या? एकोमोडेशन। बात सही है नहीं? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में यदि हो रही है तो आप बता सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज यानी गत्यात्मक अवस्था। क्या है? गत्यात्मक अवस्था। गत्यात्मक अवस्था। बात ठीक है? स्टेज क्या है? जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष। हाँ, उन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी तो बताया। स्कीमा आप उसको बहुत अलग मान के मत चलो, वो प्लूरल और सिमिलर का फर्क है। जब इंडिविजुअल की बात हो रही होती है तो हम कह देते हैं स्कीमा एक पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ स्कीम्स होती हैं। इट्स लाइक जैसे आपकी कोई पॉलिसी है उसके लिए कुछ स्कीम्स हैं, दिमाग में बहुत एक पूरा डेटाबेस है, उस डेटाबेस में कुछ कुछ स्कीम्स हैं। स्कीमा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसी चीज की, अभी कह रहे थे ना आप एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में अंतर की, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में अंतर की, एकोमोडेशन में अंतर की यानी समायोजन। समायोजन और ये है आत्मसातीकरण या आत्मसात करना। सिंपल, आपने ऐड कर लिया, आपके दिमाग में कैट का स्कीमा था, आपने ब्लैक कैट थी मान लीजिए, आपने ऑरेंज कैट भी ऐड कर लिया, बात खत्म। पुराने कैट के स्कीमा में एक और कैट ऐड कर ली, ब्राउन कलर भी ऐड कर लिया, ठीक है ना। लेकिन जब आपने डॉग को गलती से कैट बोल दिया तो अब आपको पुराना स्कीमा बदलना पड़ेगा या डॉग का नया स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा। ये अकोमोडेशन का उदाहरण है। कैट का ही कोई और प्रकार आपने ऐड कर लिया कैट के फीडेड स्कीमा में जो पहले से था, वो आपका एसिमुलेशन कहलाएगा। सब मिलेगा प्रीवियस ईयर वगैरह, लक्ष्मी डोंट वरी, वो डेवलपमेंट में हम डिस्कस कर लेते हैं ज्ञाति। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। फर्स्ट लाइव क्लास जिनका उनका वेलकम है देवेंद्र। चलिए आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष, गत्यात्मक अवस्था, रिफ्लेक्स एक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं बेसिकली, अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। सेंसेस आर टीचर्स, मतलब क्या है इसका? देखिए सेंसरी मोटर स्टेज है, पहले तो हमें इसका नाम से ही समझना पड़ेगा। अभी हमने 4 स्टेजेस की बात की थी ना, आपको याद हो तो प्याजे ने कहा है कि इन 4 स्टेजेस से गुजरते हुए बच्चे का विकास होगा, इसीलिए क्योंकि ये 4 स्टेजेस से होकर गुजरेगा बच्चा, इसीलिए वो विकास को डिसकंटिन्यूअस यानी असतत मानते हैं कि पहली स्टेज ये, फिर टूटेगा विकास 4 चरणों में, ठीक। तो एसपीसीएफ से हम इसको याद रखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसका मतलब क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज मतलब गत्यात्मक अवस्था, गत्यात्मक अवस्था या इंद्रियगामक भी बोल देते हैं इसको, जन्म से 2 वर्ष। कितना? 0 to 2 years। 0 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक 365 दिन का साइकिल पूरा नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि 1 साल हो गया है, ठीक है ना। हमने स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं पढ़ी, आपने मिस कर दी शायद, तो शायद ऐसा हो तो नहीं सकता, बट मैं एक बार चेक करा लेती हूँ टीम को बोल के, अगर ऐसा हुआ है तो, है ना। ये तो जरूरी है। कौन सा बैच है आपका? क्योंकि कॉमन टॉपिक है ना। हाँ कूपन लगेगा, लगेगा, अभी दोबारा से बोला है स्टार्ट कराने को, ठीक है ना। एक वीडियो उस पर बना देंगे। सेंसरी मोटर स्टेज, गत्यात्मक अवस्था, फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोले तो ये है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष है, 2 से 7 वर्ष। बात सही है नहीं? 2 से 7 वर्ष, क्लियर है? करा देंगे, कोई बात नहीं। महमूद एक बार अपना बैच का नाम लिखो, मोहम्मद आमिर, ठीक है, लिखो फटाफट से। 2 से 7 वर्ष। अभी आएंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल बोले तो, फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल बोले तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 14 वर्ष, ये आपकी 4 स्टेजेस हैं, इनको एक एक करके अब हमें पढ़ना है। इनकी विशेषताएं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फीचर्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। मोहम्मद मैं एक बार चेक करा लेती हूँ। बिल्कुल ज्योति, करिए पापा का सपना पूरा, अपने भी सपने पूरे कीजिए। सेंसरी मोटर एसपीसीएफ यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल।
ठीक है बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर आपको इस बात को समझने में है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी है आपको? बताइए ज़रा। ठीक है? अब पहली स्टेज उठाते हैं, जन्म से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर या इंद्रियगामक या गत्यात्मक अवस्था। देखिए इंद्रियगामक, सेंसरी मोटर 2 शब्दों से बना है। सेंसरी मोटर लिख लेते हैं, कोई जल्दीबाजी में नहीं पढ़ रहा है। मैंने आपको कई बार रिपीट आज इसीलिए किया शुरुआत में भी, वो एकोमोडेशन और एसिमुलेशन के दिमाग में चीज़ें बैठी हैं, इसमें कन्फ्यूजन होती है। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज यानी आपका इंद्रियगामक अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था। ठीक है जी, इंद्रियगामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, 0 to 2 ईयर्स। बात सही है? ये 0 to 2 ईयर्स क्या है? हाँ सेम होता है टॉपिक, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सेम ही होता है जो सिलेबस है आपका, बिल्कुल ठीक। इंद्रियगामक, सेंसेस प्लस सेंसरी मोटर, मतलब बच्चे के सेंसेस, इंद्रियां आपको पता है, ज्ञान इंद्रियां जिनको हम कहते हैं, यानी जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं अपनी दुनिया का बचपन में, इसी दौरान जन्म से 2 वर्ष में पहली बार। हाँ प्रैग्मेटिक्स भी कराऊंगी, डोंट वरी, मैं एक बार टीम को बोल के वो करा लूंगी चेक, कुछ चीज़ें बीच में इधर उधर हो गई हैं, कुछ मर्ज क्लास होने के चक्कर में। तो सेंसेस प्लस मोटर स्टेज, मोटर का मतलब क्या है, एक्टिविटी करना, फिजिकल एक्टिविटी। सेंसेस प्लस मोटर, इन दो चीज़ों से, मोटर एक्टिविटीज, इन दो चीज़ों से बच्चा अपनी समझ बनाता है, यानी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां और चलना फिरना, है ना, मूवमेंट जिसको आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूवमेंट, मूवमेंट यानी गति करना। बात सही है? गति करना। बात इतनी क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रही है? दुर्गा प्रसाद पटेल, सुन लिया, आप पढ़ लो, आ जाओ। अनुपम, दिख रहे हैं आपके मैसेजेस। चलिए, अच्छा क्या थी, लेट्स सी, लेट मी चेक क्या थी। मूवमेंट बोले तो गति करना, मूवमेंट बोले तो गति करना। बात सही है? मूवमेंट मतलब गति करना। अब ये गति क्या है? बच्चा चलता है फिरता है, ये तो आप देखते ही हैं, जब वो चलना शुरू करता है तो घर की सारी चीज़ें आप उसको, सारी चीज़ों से बचाते हैं और सारी चीज़ें उसको घर में खुद से बचाती हैं। ये बात सही है? 5 सेंसेस हैं, हम जनरली कहते ही हैं, जानते ही हैं, है ना, देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना, ये क्या है आपके 5 सेंसेस हैं जो हम बचपन से कहते हैं भाई, आइज़ है, नोज़ है आपकी, है मतलब सूंघना, है ना, स्मेल, टेस्ट, टच, सुन के भाई आँखों पे, बचपन में 5 सेंसेस पढ़ाते थे, आँखों पे हाथ लगवाया कि आँखें, कान, मतलब देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना, ये सब क्या है आपकी सेंसेस हैं। तो इन 5 सेंसेस से बच्चा अपनी दुनिया की समझ बनाता है। कैसे? कोई गर्म चीज़ है या कुछ भी रखा है, वो पहले टच करके देखता है। अब टच कर लिया, उसको पता लग गया आग के पास नहीं आना है, इसको नहीं छूना है। तो टच और फील, ये डेंजर भी है इसमें, है ना, इसीलिए हम घर के स्विच बोर्ड्स बंद करा देते हैं जब बच्चा छोटा होता है, क्योंकि वो उंगली देके देख सकता है और उतने में फिर करंट लगेगा या फिर वो निकल लेगा हमेशा के लिए, तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, देख लेंगे सानिया, ठीक है ना जिमी। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो 5 सेंसेस से, यानी चल के फिर के, 5 सेंसेस प्लस चल फिर के, मोटर एक्टिविटीज यानी गत्यात्मक, गति करके। तो 5 सेंसेस कौन से हैं उसके? 5 सेंसेस हैं देख करके, तो चीजें देखेगा, कोई कार्टून देख रहा है वैसी चीज रिपीट करेगा, किसी को टच करके, है ना, मदर है उसकी तो टच करेगा, या जो भी चीज उसको मिलेगी, है ना, सुनेगा, कोई आवाज किसी ने जैसे सुना है फिर वैसे ही बोलता है, तो अपनी दुनिया की समझ वो इन 5 सेंसेस से बनाता है। इसीलिए इस स्टेज में हम कहते हैं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ एक सेंटेंस है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, कि सेंसेस आर टीचर्स। मतलब सेंसेस क्या है, ज्ञानेंद्रियां क्या है, आपके अध्यापक का काम करती हैं, आपके टीचर का काम करती हैं। तो सेंसेस आर टीचर्स इन दिस स्टेज, सेंसेस आर टीचर्स। भाई टीचर्स क्या करते हैं, आपको सिखाते हैं, इसी तरह से आपके सेंसेस भी आपको सिखाते हैं। ये सिर्फ इस स्टेज में लागू नहीं होता, ये तो जीवन में भी होता है, बट इस स्टेज में खास तौर पे ये इस स्टेज की विशेषता है कि जन्म से 2 वर्ष में पहले से तो बहुत ज्यादा चीजें फीडेड नहीं होती। भाई बेसिक स्कीमा लेकर के बच्चा पैदा होता है, रूटीन, वो भी कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं कि जैसे चूसना, तो आपको बताया उसको अलग से कोई किताब नहीं पढ़ाते हैं आप सकिंग के लिए, तो वो बचपन से दुग्धपान करने लगता है ना, देखना हो गया आपका, ग्रेस्पिंग हो गया, ये रिफ्लेक्सेस हैं जो उसके अंदर इन चीजों के स्कीमा सेट ही होते हैं कि बच्चे को आप उंगली दोगे वैसे पकड़ लेगा, ये बाय डिफॉल्ट है। उसके अलावा तो फिर वो सारी चीजें सीख ही रहा है ना, दुनिया में समझ बना रहा है अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके, अपनी एज के हिसाब से उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड हो रहे हैं। तो सेंसेस आर टीचर्स यानी ज्ञानेंद्रियां बच्चे की उसको सिखाती हैं, तो वो चीजें देख करके, चीजें सुन करके, और क्या करेगा, टेस्ट करके, हर चीज मुंह में देख के देखता है, आपने देखा ही होगा, कोई भी चीज हो गया वो, कई बार इस चक्कर में आप भी परेशान हो जाते हैं। तो अपने 5 सेंसेस से क्या करेगा वो, स्मेल करके और टच करके, इन 5 सेंसेस से वो अपनी दुनिया की समझ बनाता है। इसी बात को पेपर में पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन के रूप में कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे सोचते हैं अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने हाथों से, दैट मीन सेंसेस से प्लस फिजिकल एक्टिविटीज से। इन विच स्टेज चिल्ड्रन थिंक विद देयर, चिल्ड्रन थिंक विद देयर, चिल्ड्रन थिंक विद देयर आइज, ईयर्स, माउथ और वट एवर को, और भी कोई सेंसेस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपको समझ जाना है कि सेंसरी मोटर स्टेज की बात हो रही है। सेंसरी मोटर क्या है स्टेज, जब सेंसेस प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से वो अपनी समझ बनाता है बच्चा। ठीक है ना ज्योति, इतनी बात क्लियर है? तो सेंसेस आर टीचर्स, सीइंग, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, इन सब का इस्तेमाल करके जन्म से 2 वर्ष में, याद रखना इसका टाइम पीरियड, जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज, गत्यात्मक या इंद्रियगामक अवस्था, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके अपनी दुनिया की समझ वो विकसित करता है ना। इसी स्टेज में पहली बार बोलना सीखता है, जन्म से 2 वर्ष में ही वो इसी स्टेज में पहली बार चलना सीखता है। ठीक है ना।
यही सब चीज़ें। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो इसमें आता है, ये रहता है, इसके बाद भी रहता है, ऐसा थोड़ी सेंसेस से सीखना बंद कर देगा, ये चीज़ें तो बाद में भी रहेंगी, लेकिन विशेषता ये इसी स्टेज की है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को हम कहते हैं दिशा निर्देशित व्यवहार। दिशा निर्देशित यानी उसको दिशा पता है कि जिस तरफ वो व्यवहार कर रहा है। दिशा निर्देशित व्यवहार, दिशा निर्देशित व्यवहार, बात सही है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार। हाँ, सीबीएसई लेगा इस बार सीटेट, जैसे होता था वैसे ही होगा, पूरी संभावना है इस बात की, और अगले हफ्ते तक जहाँ तक है नोटिफिकेशन भी मिल जाना चाहिए। देखिएगा क्या, ठीक है सेलन, वेलकम है आपका जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं। गोल डायरेक्टेड अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, मैं ये आपको बता देती हूँ, ये कई लोगों को खराब भी लगेगा क्योंकि आप लोग पहले एडमिशन ले चुके हैं, बट कुछ दिनों से मैंने एडमिशन भी जो है ये लेट्स लर्न के 5 मिलियन क्रॉस होने की खुशी में है। यूट्यूब पे लेट्स लर्न पे पढ़ते हैं हम लोग, चैनल है अपना, है ना। तो LL50 कोड है क्योंकि हम लोग 5 मिलियन लोग हुए हैं, 50 लाख लोग हुए हैं, तो 50% ऑफ आपको सीधा हम सारे ही कोर्सेज पे दे रहे हैं, टीचिंग के, करियर के नहीं, टीचिंग के सारे कोर्सेज पे, ठीक है। तो जिन भी लोगों को लेना हो उस टाइम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, ये रेयर होता है, हम लोग ज़्यादा डिस्काउंट नहीं निकालते कभी, बहुत रेयर केसेस में निकालते हैं, ठीक है ना। 50 लाख लोग जुड़े हैं, टीचिंग में सबसे ज़्यादा लोग हैं चैनल पे, आज तक के सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं अगर हम देखें टीचिंग कैटेगरी में। पेडागोजी की वीडियोस आज तक जो है कोई पूरे प्लेटफॉर्म पे अक्रॉस यूट्यूब और ये सब नहीं क्रॉस कर पाया है कोई, कि 50 लाख लोग जुड़े हों, और 12 मिलियन एक वीडियो है, 10 मिलियन, 8 मिलियन, ये सब नंबर्स हैं। तो ये टीम हमारी बताती रहती है पूरी रिसर्च करके कि देखो 800 मिलियन व्यूज़ हैं, ये इससे ज़्यादा अभी तक किसी भी टीचिंग चैनल के हुए नहीं है, और ये सब चीज़ें तो ठीक है, मतलब अगर उनको लगता है इस चीज़ से एप्रिशिएशन फील हो रहा है और आप लोगों को भी खुश होती है तो कर लेते हैं। बाकी ये नंबर गेम है, दुनिया में बहुत लोग आए और बहुत लोग चले जाएंगे, ये सब चीज़ें, मतलब मैं पर्सनली इस चीज़ को बहुत एंजॉय नहीं करती कि हम नंबर 1 हैं और ये है वो है। हाँ, इस बात की खुशी है, लाखों लोग पढ़ते हैं, लाखों लोग सेलेक्टेड हैं, कितने लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, हर साल लाखों लोग एग्जाम क्लियर करते हैं, बैचेस में पढ़ते हैं। ये खुशी की बात है, ये ग्रेटफुलनेस है इस चीज़ को लेके, बट कोई घमंड नहीं है इस चीज़ को लेके, क्योंकि घमंड किसी का नहीं रहा दुनिया में, ठीक है ना। तो उस खुशी को ही सेलिब्रेट करने के लिए LL50 जो है हमने कूपन कोड शुरू कराया है। लेट्स लर्न चैनल का नाम है, टीचिंग की ही हम वहाँ बात करते हैं सिर्फ, है ना, चाहे वो सीटेट हो, कोई और स्टेट टेट हो, D2+ भी हो, KVS हो, ठीक है। फ्री भी काफ़ी पढ़ाया है वहाँ पे एक टाइम पे, अभी तो कम वीडियोज़ आती हैं, बैचेस में हम ज़्यादा जुड़ते हैं। चलिए, दोनों में अंतर क्या है? ऐसे कोर्स की तरह से नहीं पढ़ते ना हम यूट्यूब पे, क्वेश्चन सीरीज आ गई, कभी पेपर आया, तो अब इतने टाइम से आपकी क्लासेस तो डेली हो रही हैं, यूट्यूब पे नहीं हो रही हैं, वहाँ इन्फॉर्मेशन बेस्ड या पुरानी जो पेडागोजी की मैराथन वगैरह पड़ी हुई हैं वो हैं, ठीक है ना। तो वो जो डेली पर्सनल कनेक्ट है, जो डेली क्लासेस हो रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं प्रॉपर इस तरह से, वहाँ नहीं मिलते हैं, है ना। ये किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया, हो सकता है कोई डायरेक्टली यहाँ पे ही जुड़ा हो। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की यानी दिशा निर्देशित व्यवहार की, तो बच्चा एक दिशा में व्यवहार करने लगता है, यानी मान लीजिए पेन या एक बॉटल है पानी की, आज तो है ही नहीं यहाँ पे, पानी की बॉटल है और वो टेबल पे रखी हुई है, अब उसको वो दिख गया, उसके लिए वो दिशा है, उसके लिए वो उसका गोल है, वो पानी की बॉटल, पानी की बॉटल जो है बच्चे के लिए उसका गोल है, बच्चे के लिए उसका गोल है पानी की बॉटल, है ना। यहाँ हम बना देते हैं, एक पानी की बॉटल रखी हुई है, ढक्कन भी हमको लगाना पड़ेगा पानी की बॉटल पे, वेट, अरे यार, है ना, पानी की बॉटल पे हमको लगाना पड़ेगा एक ढक्कन, या एक ग्लास रखा हुआ है ये मान लेते हैं, मग रखा हुआ है, जो आप कहना चाहें, ये एक मग है जो एक टेबल पे रखा हुआ है। अब इधर आपका एक बच्चा है जो टीवी मान लो सामने चल रहा है, और यहाँ बच्चा है जो अभी प्रॉपर चलना भी नहीं सीखा है, कुछ महीने का है मान लीजिए, और वो क्रॉल करके घिसट घिसट के चलता है, अब उसको दिख गया है। नहीं, करियर विल के टीचिंग बैचेस पे LL50 कोड है, क्योंकि लेट्स लर्न पे जो है हम पढ़ते हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए, और करियर विल का टीचिंग सेक्शन पूरा मैं देखती हूँ, ये आप जानते हैं। तो LL50 जो है लेट्स लर्न 50, यानी लेट्स लर्न के 50 लाख हुए हैं, इस बात का कूपन कोड, क्योंकि पेड बैचेस तो करियर विल पे है ना, लेट्स लर्न पे तो फ्री बैचेस, मतलब फ्री होती हैं चीजें, यूट्यूब चैनल है, ठीक। तो पेड कोर्सेज में आपको हम 50% ऑफ दे रहे हैं, ये बात थी, ठीक है। यूट्यूब पे जब पेपर आता है तब कराते हैं क्लास, अभी रेगुलर क्लास नहीं होती है यूट्यूब पे, कभी इन्फॉर्मेशन आई कुछ हुआ तो हम बात करते हैं। यूट्यूब पे जब पेपर आता है तब मैं प्रैक्टिस कराती हूँ यूट्यूब पे, प्रीवियस ईयर हो गए, नए सवाल हो गए, ठीक है। चलिए, और कभी मैराथन सेशंस भी होते हैं, कभी जब पेपर आता है उस समय सीटेट आया हुआ है, केंद्रीय विद्यालय आया हुआ है, अभी नहीं चल रही आजकल क्लास लक्ष्मी, है ना, बैचेस में चल रही है बस। तो अगर हम देखें, ये क्या है आपका एक बच्चा है, अब ये क्रॉल करके या चल के, जैसे भी ये इसके लिए टारगेट हो गया, ये टेबल पे रखा हुआ मग बच्चे के लिए टारगेट है, वो वॉक करके या क्रॉल करके इसकी तरफ बढ़ेगा, तो ये उसके लिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया, यानी गोल है बच्चे के सामने इस मग तक पहुंचना। गोल क्या है इस बच्चे के सामने मग तक पहुंचना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार, दिशा निर्देशित व्यवहार, बात सही है, दिशा निर्देशित व्यवहार। तो एक दिशा में वो काम करना शुरू कर रहा है, यानी एक्टिविटी कर रहा है, उसको हम बिहेवियर या व्यवहार कह रहे हैं, कि उसकी तरफ उसने बढ़ना शुरू कर दिया बच्चे ने, किसकी तरफ, अपने एक गोल की तरफ। अब वो गोल ऐसा नहीं कि आपकी तरह उसको कोई केंद्रीय विद्यालय सीटेट या D+ भी क्रैक करना है या UPSC क्रैक करना है, बच्चे के लिए थोड़ी, ये जन्म से 2 वर्ष के बच्चे के लिए, जब आप बच्चे थे ये थोड़ी गोल थे, ये गोल तो समाज की वजह से बनते हैं, बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि दुनिया में एक सिस्टम है, नौकरी पाने से एक स्टेबिलिटी आती है, और 15 कहानियां हमने सुनी हैं, और वैसे हो सकता है हमें ज़्यादा भटकना पड़े, लेकिन एक नौकरी की तैयारी अगर हम कर लेंगे और नौकरी ले लेंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में, यही सब सोच करके। लेकिन ऐसा थोड़ी कोई बच्चा, जब आप पैदा हुए थे तो यही आपका गोल था, तभी मैं बोलती भी हूँ कि नौकरी नहीं मिल रही वो दुनिया का आखिरी गोल नहीं, जब दुनिया खत्म हो गई है, चीज़ें करिए, दुनिया में बहुत कुछ है करने को, है ना, आ जाइए, मतलब तैयारी करिए अपनी पूरे मन से, ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं तो जीवन खत्म, वो नहीं होना चाहिए, बहुत सारे केसेस आप लोग सुनते हैं। कोई बात नहीं, बहुत बड़े, सलमा कह रही है कि मैंने लेट्स लर्न से पढ़ा था लेकिन 9 नंबर से रह गया था, तो बेस या फाउंडेशन बिल्ड करना था। एग्जैक्टली सलमा, बहुत लोग फ्री में निकालते हैं, बहुत लोग कई बार रेगुलर क्लासेस चाहिए होती है, तो हर व्यक्ति के लिए अलग जवाब होता है, ये कहना कि नहीं सिर्फ पेड पढ़ लो या सिर्फ फ्री में पढ़ लो, वो आपको अपने हिसाब से देखना है कि भाई रेगुलर क्लासेस चाहिए, नोट्स भी चाहिए, बैच में फिर डिस्ट्रैक्शन भी नहीं चाहिए कि यूट्यूब पर तो गाने की भी वीडियो साथ में आ रही होगी, है ना, ऐड भी नहीं देखने हैं,
सारे टीचर्स भी चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। अभी तो नहीं दूंगा। तो ये बच्चे के लिए गोल हो गया, जो ये मग रखा हुआ है या कोई और सामान रखा हुआ है, वो उसको स्विच बोर्ड में उंगली डालने का मन कर रहा है, तो वो उसके लिए गोल है, वो उधर जाएगा। कोई चीज उसको दिख जाएगा, उसको पकड़ने जाएगा, तो वो उसके लिए गोल है। तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी गोल की दिशा में व्यवहार करना सीखता है बच्चा पहली बार यहीं। ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं रहता, ये होता है इसके आगे स्टेज, ये तो जीवन भर रहता है। आप चाहें तो गोल की तरफ बढ़ सकते हैं, कोई और गोल हो जाएगा फिर। एक चीज है ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस? जिसको हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व, यानी वस्तु उसके दिमाग में स्थायी हो जाती है। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व, बात सही है नहीं? कोई दिक्कत परेशानी? ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखिएगा, तो अगर हम ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस की जब हम बात कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया है उसके दिमाग में, ये कॉन्सेप्ट बताता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व, ठीक है। इसका जो लैक ऑफ, ये ध्यान से सुनिए, इसमें कंफ्यूजन होती है बहुत लोगों को, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी स्टेज में है, सेंसरी मोटर में ही, और अचीवमेंट ऑफ दिस ट्रेट, अचीवमेंट भी इसी स्टेज में, यानी उपलब्धि भी इसी स्टेज के खत्म होते होते आ जाती है बच्चे में, कि ऑब्जेक्ट परमानेंट लगने लगता है उसको दिमाग में। अभी बताऊंगी क्या होता है। उपलब्धि भी इसी स्टेज में आ जाएगी, और क्या है, लैक, कमी भी इसी स्टेज में है। क्या है, कमी भी इसी स्टेज में है। बात सही है नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी? क्या चीमी बताओ? हाँ, ऑफ कोर्स आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या टेंशन है? जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक तो बैच रहेगा ही ना, और सिलेबस खत्म हो जाएगा। बात सही है? कोई दिक्कत? रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो, जो आपके अभी मैं बता दूंगी, मिस हो गए वो शायद। रिफ्लेक्स एक्शन जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे आपकी पलकों का झपकना, आपके दिल का धड़कना, है ना, हार्ट बीट जिसको हम कह रहे हैं, आपका डाइजेशन खुद से हो रहा है ना, वो तो खैर मैं मजाक में कह रही हूँ, एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, जिन एक्टिविटीज पे आपका जोर नहीं है, जो आपकी इच्छा से नहीं हो रही है, अनैच्छिक जिनको हम बोलते हैं, आंखों का झपकना, दिल का धड़कना, है ना, ये सब नेचुरल चीजें हैं। इन पे आपका कंट्रोल नहीं है कि आपका मन किया अब 5 मिनट तक दिल धड़काना बंद कर दिया, कर ही नहीं पाओगे, एक पॉइंट के बाद मर जाओगे नहीं तो, है ना। तो ये ऑटोमेटेड है। अच्छा सेलिन, कोई नहीं, आ जाएंगे भाई, योगा वगैरह करो जिनको दिक्कत है। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत? मुस्कान, बहुत बढ़िया। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व, वस्तु का दिमाग में स्थायी हो जाना। मतलब क्या है, आप देखेंगे 2 महीने का बच्चा होगा, आप उन्हें उसको कोई चीज़ दी होगी, कोई वो आते हैं बहुत सारे सकिंग के लिए कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट, जिससे जैसे वो वैसे लगते हैं, जैसे वो जो दूध की बॉटल होती है ना, उसमें निप्पल होती है, तो उस तरह की चीज़ जो है उसको दे दीजिए आप, तो वो सकिंग के लिए बच्चों को चाहिए होता है, दांत निकल रहे हैं तो कुछ तो, और तो वो मान लीजिए खेल रहा है उस तरह की चीज़ से, आप ले जाएंगे, थोड़ी देर भी नहीं रोएगा वो, उसको याद भी नहीं रहता। धीरे धीरे वो रोने लगेगा अपने खिलौनों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। पहले आप ले जाते वो थोड़ी देर में भूल जाता था, कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नजर के सामने नहीं है, भूल गए, है ना। बचपन का प्यार था बिल्कुल स्कूल का, है ना, एकदम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स टाइप। फिर लड़के के या लड़की के पिताजी का एडमिशन, वो सॉरी ट्रांसफर हो गया, वो आर्मी में थे मान लीजिए, लड़का कहीं और चला गया, लड़की कहीं और चली गई, कुछ दिन फोन पे मैसेज पे बात हुई, फिर नया प्यार वहां मिल गया, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि अडल्ट्स में जरूर ऐसा नहीं होता ये तो, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है जहां से ये बात आई है, तो ये आपको याद रहेगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी नजर से दूर तो दिल से भी दूर, दिमाग से भी दूर। ऐसा बच्चे के लिए होता है शुरुआत में, बाद में नहीं होता, क्योंकि उसको चीजें फिर याद रहती है, मेमोरी उसकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, तो चीजें याद रख पाता है वो। एक समय के बाद, कुछ महीने बाद, मान लीजिए 8-9 महीने का बच्चा, धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। तो लैक मतलब कमी भी इस स्टेज में है। अगर 3 दिन का बच्चा है, उसको नहीं याद रहेगा कौन सा खिलौना आपने लिया और कहाँ रख दिया, लेकिन 13 महीने का बच्चा है तो उसको याद रहेगा। फिर वो रोएगा, मेरी खिलौना कहाँ रखा है, मतलब मेरे सामने नहीं है खिलौना, लेकिन कहीं तो है, मतलब कोई चीज एग्जिस्ट करती है, बेशक मेरे सामने ना हो, मम्मी कहीं तो होंगी। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता, ऑब्जेक्ट परमानेंट होने लगता है दिमाग में इस स्टेज के अंत तक आते आते। लेकिन शुरुआत में लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस रहता है, शुरुआत में इसका अचीवमेंट नहीं होता, ये दिमाग में उसके ये एबिलिटी नहीं होती कि ऑब्जेक्ट परमानेंट रहे, वो भूल जाता है थोड़ी देर बाद कौन आया कौन नहीं आया। धीरे धीरे फिर आप देखेंगे वो पहचानने लगता है, ये फलानी दादी जी हैं, ये हैं, ये वो हैं, ठीक है ना। तो ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का जो कॉन्सेप्ट है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये अब नहीं होता। शुरुआत में तो होता है जब उसका जन्म हुआ है कुछ महीने था, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी आप सामने नहीं है तब भी आपको चिंता होती है चीजों के बारे में, आप तब भी सोच पाते हैं। बच्चा तब भी खिलौने, मम्मी जो है नमकीन छिपा करके गई हैं या बिस्किट छिपा करके गई हैं, अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से। तब भी आपको पता है कि यानी घर में नमकीन बिस्किट तो है बेटा, कहीं तो ढूंढो, उनको किसी डब्बे में तो रखे हुए होंगे। यानी अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता, शुरू में हो जाता कुछ महीने तक, अब तो आपको याद रहता है। तो एक बार जो एबिलिटी आ गई वो आ गई, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता, इस स्टेज के अंत तक अचीवमेंट हो जाता है। शुरुआत में, इस स्टेज के शुरुआत में जो है कुछ चीजें हैं जो आपकी कहते हैं आपके ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी है, लेकिन एंड तक आते आते ये चीज नहीं रहती, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष के बीच में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व नहीं रहता, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? एक शेक है वो, एक शेक है साधना, बस वो तो इम्पल्स है, एक तरह का फेंकना जो है वो इम्पल्स है। सही है बात, इतनी क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रही हो तो बताओ। अब आते हैं इस स्टेज के आखिरी पॉइंट पे, जिसको हम डेफर्ड इमिटेशन कहते हैं। डेफर्ड का मतलब होता है विलंबित, डिलेड जिसको हम कह देते हैं, विलंबित, विलंबित अनुकरण, विलंबित अनुकरण मतलब क्या हुआ? डेफर्ड इमिटेशन यानी विलंबित अनुकरण। बात सही है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या?
कह रहे मैम हम तो अलमीरा से बिस्किट चुरा के खा जाते थे। ठीक है, अपने इतने अच्छे कर्म याद मत करो कि शर्म आ जाए, हैं? खैर बचपन है, उसमें क्या वो करना। हाँ, मेरी बहन पहले बुआ को नहीं पहचान पाती थी, कुछ दिन बाद आती थी वो। हाँ, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाती थी ना, जब तक सामने तब तक ठीक है। फिर बाद में आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता, फिर तो लोग जो है 15-15 साल अपने जीवन के 5-5 साल जो है ऐसे-ऐसे लोगों को याद रखने में बिता देते हैं, जो जीवन में कोई जिनका रोल होता ही नहीं है। ठीक है ना? तो डेफर्ड इमिटेशन यानी विलंबित अनुकरण। ये क्या है? इमिटेशन आप जानते हैं नकल करना। हम कहते हैं ना छोटा बंदर की तरह नकलची बंदर होते हैं बच्चे, आपने सुना होगा ये, है ना? थैंक यू सो मच सलमा। तो अगर हम बात करें तो हम कहते हैं बच्चों को भाई नकलची बंदर होता है, ये होता है, वो होता है। डेफर्ड इमिटेशन विलंबित अनुकरण, ये क्या है? इमिटेशन मतलब नकल करना। जैसे बच्चे ने देखा, मान लीजिए डोरेमोन को कुछ करते हुए, शिनचैन को कुछ करते हुए, नोबिता को कुछ करते हुए, है ना, निंजा हथौड़ी को कुछ करते हुए, सेम एक्टिंग वैसा ही कुछ बांध लिया, शक्तिमान की तरह एक्ट करने लग गए, इमिटेट कर रहा है, नकल कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड का मतलब है विलंबित, डिलेड। देख लिया पापा को शेविंग करते हुए, मम्मी को मेकअप करते हुए, है ना, या मम्मी को शेविंग करते हुए और पापा को मेकअप करते हुए, दोनों चीजें संभव है भाई। जमाना जो है बदल गया है ना। किसी के पापा को इंटरेस्ट हो सकता है मेकअप में, है ना, हो सकता है वो जो है आईब्रोज सेट कर रहे हो अपनी, है ना, और किसी की मम्मी को भी जो है शेव करना पड़ सकता है, पड़ क्या सकता है, कराते ही हैं सब, अपर लिप्स, आईब्रोज, ये वो, ठीक है ना। ये तो नेचुरल चीजें हैं, ये तो बाजार ने हमको जो बेचा है, मतलब जो चीजें की हैं वो एक अलग कहानी है। कोई कहता है मैं आज भी चुरा के खा जाता हूँ, आजाद कह रहे हैं, नहीं बताऊँ ना आपका नाम सबको बताऊंगी, क्या इज्जत रहेगी समाज में। मजाक कर रही हूँ। कोई कह रहा है मैं मंदिर से प्रसाद चुरा के लाता था, धन्य है आप। बस आज के लिए इतना ही हो गया। देखिए, विलंबित अनुकरण, ये बचपन में ये चीजें आम है बच्चे के लिए, क्योंकि वो मोरालिटी का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट या चिंता नहीं होती कि ये सही है गलत है, समाज क्या कहेगा। जो उसे ठीक लगता है अपनी इंपल्स पे चलता है, वो इड पे चलता है, इड ईगो सुपर ईगो है ना, इड जिसको हम बोलते हैं, तो डिजायर पे चलता है। तो इसमें कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे करते हैं। नहीं, सारे सब्जेक्ट मैं नहीं कराऊंगी मुस्कान, अलग अलग टीचर्स कराएंगे। तो विलंबित अनुकरण यानी डेफर्ड इमिटेशन, यानी बच्चे ने पापा को देखा शेव करते हुए, मम्मी को देखा काजल लगाते हुए, और अब उसने देख लिया, अभी कुछ नहीं किया उसने, अभी वो रिपीट नहीं करेगा, अभी वो नकल नहीं करेगा, अभी वो इमिटेट नहीं करेगा। एक दिन अचानक से, ये शब्दों में भी होता है कई बार, कि आपने कुछ बोला, वो बच्चा एक दिन अचानक से 5 दिन बाद कुछ बोलने लग गया। आप सोच रहे हैं यार इसको ये कहां से पता है, आपने उसके सामने वो था कहीं और आपने बोल दिया, कोई गाली ही क्यों ना हो, वो रिपीट कर देगा। यानी अब मेमोरी उसके अंदर, स्मृति जो है वो डेवलप होने लग गई है। अब वो देख करके बाद में इमिटेट कर सकता है, ये क्षमता है उसके अंदर, जरूरी नहीं सामने सामने तुरंत कर दे। तो इसको हम डेफर्ड इमिटेशन कहते हैं, कि आप एक दिन शेव कर रहे थे बच्चे के सामने, या रोज करते हैं, अचानक से 5 दिन बाद वो कहीं आपको, आप घर पे गए और वो पूरा रेजर घुमाता हुआ दिख रहा है अपने फेस पे, डेफर्ड इमिटेशन है। आप गए घर पे और उसने मम्मी को देखा था मेकअप करते हुए, तो एक दिन कुछ दिनों बाद आपने देखा कि अब, या सामने नहीं किया, आपके जाने के बाद कर लिया, तब भी डेफर्ड ही है, क्योंकि तुरंत नहीं किया ना। तो वो क्या करेगा, अब आप देख रहे हैं उसको, उसने काजल लगाया हुआ है होठों पे और लिपस्टिक लगाई हुई है आंखों पे, सोचिए कितना सुंदर लग रहा होगा। तो ये है आपकी, वो तुषार देखेंगे, ये पता नहीं क्यों कहा गया है, बट देख लेंगे, मैं करा देंगे, कोई ना कोई तो कराएगा ही, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है ना। फिर मैं एंड में मैराथन करा देती हूँ सबकी, तो कवर हो जाता है। तो ये क्या है, डेफर्ड इमिटेशन है, यानी विलंबित अनुकरण है। तो ये कब हो रहा है, जन्म से 2 वर्ष के बीच ये सारी चीजें हो रही हैं। जन्म से 2 वर्ष के बीच रिफ्लेक्स एक्शंस, यानी अनैच्छिक क्रियाएं, उसका हार्ट बीट, पलकों का झपकना, जो ऑटोमेटेड क्रियाएं हैं वो होती हैं, तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है और सेंसेस से वो सीखने लगता है, फिर उसका कंट्रोल आने लगता है कि भैया ऐसा नहीं है कोई हाथ में उंगली रखे तो हमेशा ही पकड़े वो। बहुत बढ़िया शुभम। तो रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसेस आर टीचर्स, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी दिशा निर्देशित व्यवहार, ऑब्जेक्ट परमानेंस, और दिशा निर्देशित आपको पता है टेबल पे या कहीं भी उसको कोई चीज दिख रही है तो उसके लिए गोल जैसा होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस यानी सेंसेस आर टीचर्स, बेसिकली उसके जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं खुद से, जो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड होती हैं, कम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जन्म के समय होते हैं, बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, अपने आप उसकी इच्छा आ जाती है चीज को पकड़ना है कि नहीं पकड़ना। नहीं तो जन्म के समय तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ही रिफ्लेक्स होता है कि बच्चे के हाथ में अगर आप पेन रखेंगे या उंगली रखेंगे तो ऐसे पकड़ ही लेता है, कुछ भी आ जाए वो पकड़ लेता है। ठीक, तो रिफ्लेक्स एक्शंस धीरे धीरे कुछ ही बच जाते हैं, जैसे आंखों का झपकना, हार्ट बीट, ये तो कुछ रह जाते हैं जीवन भर, बाकी खत्म हो जाते हैं और सेंसेस के माध्यम से वो सीखता है। तो चिल्ड्रन इन विच स्टेज चिल्ड्रन थिंक विद देयर आईज एंड इन देयर विद देयर हेड्स, सॉरी हैंड्स। तो ये कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा अपने कानों से, अपने हाथों से, अपनी आंखों से सोचता है, तो यही स्टेज है, क्योंकि इसी में वो अपने सेंसेस से और मोटर एक्टिविटीज से समझ बनाता है। दिशा निर्देशित व्यवहार, किसी एक गोल, किसी एक वस्तु को या किसी एक स्टेज की तरफ चलने को वो गोल बना सकता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो भी चीज उसे इंटरेस्टिंग लग जाएगी उसकी तरफ बढ़ने लगेगा, टीवी हो कुछ और हो, वो उसके लिए गोल है उस समय। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी वो चीजें याद रख पाएगा। डेफर्ड इमिटेशन है विलंबित अनुकरण, यानी बाद में भी वो नकल कर सकता है जो चीजें वो देख रहा है। ये जन्म से 2 वर्ष के बीच होने वाली सारी चीजें हैं। एक और चीज हमें याद रखनी है, नेक्स्ट स्टेज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का लैक यानी कमी शुरुआत में इस स्टेज के ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव नहीं हुआ होता और एंड तक आते आते अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है, यानी वस्तु स्थायी होने लगती है दिमाग में, लेकिन 2 दिन के बच्चे के दिमाग में कोई वस्तु स्थायी नहीं होती। देखेंगे दुर्गा तब का तब, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें, अब आपका कोई डाउट हो इस टॉपिक को लेकर के तो आप बता दीजिएगा, और ये जो कूपन कोड था इसके बारे में दोस्तों को बता दीजिएगा, ये बहुत दिनों तक जो है